ये एक ऐसा इवेंट था जो कह सकते हैं कि बाजार के लिए जितने भी इवेंट को हम लोग फैक्टर मान के चल रहे तो उसका सबसे लास्ट इवेंट था ये। अब ये इवेंट हो गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर का आपने स्टेटमेंट सुना। आप अब किस तरीके के मूड माहौल को भांप रहे हैं? तो लक्ष्मण जी देखिए, रेट कट तो ये प्राइस्ड इन था मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट। हम्म, लेकिन जो समस्याएं हैं ना, देखिए अब आप इसको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, मार्केट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। हम्म। छोटी छोटी बातें ना, दोनों हमारा पर ये कह देते शो दोनों पर्सपेक्टिव से, आप दोनों हैं। हाँ पर्सपेक्टिव हाँ से हाँ। एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं एक बार दोनों पे छोटी छोटी बातें कहता हूँ, बाकी तो फिर इकोनॉमिस्ट हैं, वो रिसर्च करते ही हैं, उस पर वो बता पाएंगे। बट वो काफी समय से कह रहे हैं लक्ष्मण जी, हम्म, इंडियन इकोनॉमी 2 साल से स्लो डाउन में है। लेकिन उसका हम्म, रिकग्निशन इस साल और पिछले 6 महीने से मार्केट को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मार्केट्स में मंदी आ गई। लेकिन इकोनॉमी तो 2 साल से वही कर रही है, नॉमिनल रेट 10% है, जो कि इंडिया के लिए मैं कहूंगा काफी कम है। इंडियन हम्म, इकोनॉमी को मेजर रिफॉर्म्स चाहिए लक्ष्मण जी, और वो रिफॉर्म्स हो नहीं रहे हैं। और ये तकरीबन सबको रियलाइजेशन है। कुछ लोग थोड़ी धीमी आवाज में कहते हैं, कुछ लोग थोड़ा उसको मुखर होके कहते हैं, लेकिन काफी इकोनॉमिस्ट ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए मेजर रिफॉर्म्स कीजिए। ये टिंकरिंग से इधर उधर, ये थोड़ा टैक्स और थोड़ा मॉनिटरी, इससे बात बनने वाली नहीं है। मतलब इससे हमारी ट्रेजेक्टरी हम्म, चलेगी, बट देखिए लक्ष्मण जी, हमारी पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है। पर कैपिटा बेसिस पे हमारी ग्रोथ सिर्फ 3 से 4% ही आ रही है। अब आप उसको हम्म, नॉमिनल 10% करिए, उसमें इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कभी आप 2% गिन लेते हैं, कभी 4 गिन लेते हैं। इस बातों से किसी को मतलब नहीं, सबको नंबर्स में ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमिस्ट को तो एटलीस्ट समझ हम्म, में आती है। सी दैट फ्रॉम सिटिंग इवन हियर आउट ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमी की हम्म, कहानी होगी लक्ष्मण जी। सो द पॉइंट इज, अल्टीमेटली मार्केट्स का प्रॉफिट्स इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। अगर आप इकोनॉमी को नहीं सुधारेंगे तो मार्केट्स को करेक्शन होकर के इकोनॉमी से हाथ मिलाना पड़ेगा। वो मार्केट अभी कर रहा है 4 महीने से। अब हम्म, मार्केट्स की बात है लक्ष्मण जी, देखिए मार्केट को हम्म, वो चाहिए कि आप सीरीज में रफ्तार से रेट कट करते जाइए। मार्केट को हम्म, ऐसा लगा है कि वन ऑफ रेट कट है, और ऐसा लगता भी है। क्योंकि देखिए आरबीआई को एक, अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, उनको रुपये का लेवल भी देखना है। वहां पर वो मन नहीं बना पा रहा है आरबीआई अभी कि कितने लेवल से कंफर्टेबल है। मैं थोड़ा सा बोल्ड हम्म। स्टेटमेंट देता हूँ, मुझे लगता है रुपये 95 to 100 कभी भी जा सकता है। और लेकिन आरबीआई को वो मन बनाना अच्छा, पड़ेगा कि अगर, 95 टू 100 तक जा सकता है आपका आकलन है? हाँ, मतलब 1 साल के अंदर बिल्कुल, और 6 महीने में भी। लेकिन आरबीआई को मन बनाना पड़ेगा कि वो उसको फ्लोट होने दे। अगर वो फ्लोट होने हम्म। देते हैं तो बड़ा क्विकली पहुंच जाएगा, क्योंकि रुपी सब्सटेंशियली ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर वो उसको कंट्रोल करेंगे तो देखिए फिर वो इन्वेस्टर्स को दिखेगा, अभी भी एफआईआई को। इफेक्टिव रेट तो इसी के आसपास है वैसे। नहीं नहीं नहीं, आर ई आर तो 104 से 108 के बीच में दिखता ही है। तो किसी भी एंगल से हाँ। देखिए 7% का डिवैल्यूएशन तो कभी भी बनता है। तो लक्ष्मण जी, कहने हम्म, की बात, उससे भी बड़ी बात, आपका हम्म, मैसेज ये है कि हम रुपये को फ्लोट करने देंगे, या फिर आपका मैसेज ये है हम्म, कि हम अपने हिसाब से कंटेन करेंगे एक प्राइस में। पिछले 2 साल से हम्म, मैसेज ये है कि हम कंटेन करेंगे। अब आप रुपये को कंटेन करते हैं, फायदा होता है इंपोर्टर्स को, और एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। इंडिया के एक्सपोर्टर, चलिए आईटी एक्सपोर्टर्स हैं, उनको तो उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन आप इंपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, देश की मैन्युफैक्चरिंग को आप एनकरेज नहीं करते हैं उससे। प्लस फॉरेन मनी ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिस्टिकली पोजीशन ले लेगा। तो ये 2-3 समस्याएं कुल मिला के लक्ष्मण जी हैं, जिससे इंडियन मार्केट को अल्टीमेटली, एक तो इकोनॉमी के लेवल पे आना है। मैं जानता हूं एस्पिरेशंस बहुत है, लेकिन मार्केट को बढ़ाना बहुत आसान होता है, इकोनॉमी को बढ़ाना काफी मुश्किल काम है। हम्म। तो जब तक हम वो नहीं हालांकि एक करेंगे। चीज जो अनुराग जी, या मैं एक चीज आपके पास समझना चाहूंगा, फिर मैं जाऊंगा बख्शिश आपके पास भी, चूंकि आपने रूपी फ्लक्चुएशन वाली जो बात की उस पर एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि रूपी को छोड़ देना चाहिए। अब वोलेटिलिटी को रोकिए, जो उसका फ्लक्चुएशन उसको मतलब कि वो जहां जाना चाहता है नेचुरल तरीके से जान दे। इस पर मैं आऊंगा, बख्शी साहब से पूछूंगा, साक्षी से बातचीत करूंगा। लेकिन आपसे एक सवाल और कि चूंकि आप जो रिफॉर्म की बात करते हैं ना, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी को बड़े क्लोजली देखते रहते हैं, तो आप अब किस तरह के रिफॉर्म की बात करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 10 साल में ठीक ठाक रिफॉर्म हो गए। रिफॉर्म की जो रफ्तार थी भारत की, उसके मुकाबले रिफॉर्म की रफ्तार ठीक ठाक आगे बढ़ी है। अब बजट में आपने देखा कि टैक्स रिफॉर्म हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए पहले से पीएलआई जैसे स्कीम आ गई है, एफडीआई रिफॉर्म बड़े पैमाने पर हुआ, लेबर रिफॉर्म चूंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव है, थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है। तो आप जब कहते हैं रिफॉर्म, तो किस तरह के रिफॉर्म की बात आप करते हैं?
देखिए लक्ष्मण जी, आपने तीनों बातें की, मैं तीनों पे कह देता हूँ। ये हम्म, एक तो ये स्कीम मेंटेलिटी से बाहर आना होगा कि ये स्कीम लाए वो स्कीम लाए। जब देश तरक्की हम्म, करते हैं तो गवर्नमेंट की वजह से नहीं करते, गवर्नमेंट पीछे रहती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज आगे बढ़ते हैं। ये हम्म, पीएलआई स्कीम और ये स्कीम सब ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता होता कौन सी इंडस्ट्री 20 साल आगे चलेगी, तो गवर्नमेंट के, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट में इतनी काबिलियत है कि वो डिसाइड कर सके क्या इंडस्ट्री होगी। गवर्नमेंट का काम होता है फाउंडेशन बनाए और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने दे। आईटी इंडस्ट्री हालांकि खड़ी हो आपने गई मेरे जब। मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मेरा खुद का मानना ये रहता है कि अगर आप इंडस्ट्री को डिमांड देंगे तो इंडस्ट्री बगैर स्कीम के आपके पास आ जाएगी, स्कीम का इंतजार नहीं करेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए पूरी आईटी इंडस्ट्री खड़ी हो गई और आईटी के दिग्गज हमारे यहाँ बन गए, जबकि कोई आईटी मिनिस्ट्री हम्म, नहीं थी। देखिए इंडस्ट्री को ये नहीं चाहिए होता। दूसरा, आपने ये टैक्स रिफॉर्म्स की बात की, टैक्स टेररिज्म, मैं क्या कहूँ, दुनिया के तमाम, मतलब इंडिया में काफी इन्वेस्टर्स लोग खुल के कह रहे हैं अब तो कि देखिए इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में, इट्स नॉट इट्स अ वेरी डिस्क्रेशनरी बेस्ड टैक्सेशन। तीसरा, छोटी सी बात कहता हूँ, पीएसयू रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं होती। स्टेट रन बैंक्स आज भी 50% ऑफ द इकोनॉमी कैप्चर करके बैठे हैं। कुल मिला के अल्टीमेटली जुडिशियल रिफॉर्म्स बोल लीजिए, ये अगर हमें 3 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन से अगर 10 ट्रिलियन की बात भी करनी है, तो ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता लक्ष्मण जी। ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। मतलब थोड़ा इसको मैं संजीदगी से कह रहा हूं, लेकिन अगर आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखिए तो उसकी जुडिशरी ऐसे काम नहीं करती जैसे हमारी जुडिशरी करती है, या लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अल्टीमेटली दिस हैज टू इम्प्रूव, राइट, नहीं तो कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो छोटी सी बात है, नहीं, आपने हालांकि जो आपने कही वो बात बड़ा ही लेकिन सही बात है, लेकिन एक जो आइडियल सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं, अब समस्या ये है कि जिस इलेक्शन वाली डेमोक्रेसी में हम लोग हैं, वहाँ पे आप 4-5 पीएसयू को डिसइन्वेस्ट क्या किया, देखा आपने किस तरीके का हंगामा मच गया। और पीएसबी को हटना था वहाँ से, स्टेक सेल करना था, लेकिन वहाँ भी देखा आपने कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। और लक्ष्मण ये जी, टैक्स लक्ष्मण टेररिज्म जी एक अगर इशू है जो आप कह रहे हैं ना, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों ऐसा ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें रिफॉर्म तो किए गए, फेसलेस स्कीम लाई गई, लेकिन वो बात सही है आपको कि वो थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, इसलिए बार बार सरकार को भी कहना पड़ता है कि आप टैक्स के नियमों को फैसिलिटेशन के मोड में रहिए, पकड़ने के मोड में मत रहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं अनुराग जी, बताइए, फिर आगे दूसरे मेहमानों के पास लक्ष्मण जाऊंगा। जी, लक्ष्मण जी, मैं मानता हूं पॉलिटिकल इंडिया का फेलियर यही है, हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। अब हम सरकार को चुनते हैं कि देखिए आप कंसेंसस नहीं तो आप कंसेंसस बनाइए। मुझे कोई हम्म, दिक्कत नहीं है अगर बीजेपी कांग्रेस मिल जाते हैं और एक सरकार बनाते हैं, लेकिन अगर हम्म, कलेक्टिवली देश की समस्याओं को वो दूर कर पाते हैं तो प्लीज वो कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपनी पार्टी को ज्यादा सुपीरियोरिटी दे रहे हैं वर्सेस द कंट्री। हम्म। बिल्कुल, ये चीज़ है कि जो कोई पैसा लगाएगा तो वो थोड़ा देखेगा कि आप बीजेपी कांग्रेस, तो देखेगा 2 पैसा लगाऊं 4 पैसा हमें बना के आना है, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप रहिए, हमारे पास दूसरे देश दुनिया में पड़े हुए हैं। बख्शी साहब, एक जो बात इन्होंने कही, अनुराग जी ने बड़ा अच्छा कि रुपी फ्लक्चुएशन को लेकर बड़ा डिबेट चल रहा है पिछले कई महीनों से, मैं देख रहा हूँ अपने शो में भी कई बार चलते चलते बातचीत हुई कि आरबीआई को छोड़ देना चाहिए, 85 जाए, 90 जाए, 100 जाए, जहां जा रहा है उसको नेचुरली उसको पहुंचने दीजिए, फ्लक्चुएशन को रोकिए, वोलेटिलिटी को रोकिए, लेकिन रुपए गिर रहा है इस वजह से बहुत चिंतित मत होइए, नहीं तो फिर वो आर्टिफिशियली बना के रखिए तो दिक्कत होगी। आप इससे कितने पक्ष में हैं? नहीं, ये तो आरबीआई की भी स्टेटेड पॉलिसी यही है। आरबीआई की लेकिन हो नहीं स्टेटेड रहा, पॉलिसी प्रैक्टिकली होता नहीं। नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता। पहले पॉलिसी की बात करते हैं। तो मेरा मत हम्म, भी वही है जो अनुराग जी कह रहे हैं या कोई भी कहता है। इवन आरबीआई की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हमारा कोई फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं, हमारा पेग नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि हम्म, पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से रुपी को डेप्रिसिएशन बहुत कम हुआ, अब आप ये कह लीजिए कि इंटरवेंशन किया गया। अपने पूर्व जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने 2-3 आर्टिकल लिखे बहुत अच्छे एक सीरीज में, जिन्होंने इस बात को बहुत क्रिटिसाइज किया। उन्होंने उनके पॉइंट बिल्कुल अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि आपने करीब करीब रुपये को डॉलर से पेग कर दिया, मतलब डॉलर जिधर जाएगा रुपये भी उधर जाएगा, तो आप रेट फिक्स हो गया। उसमें फायदा किसका हो रहा है? भाई इंपोर्ट आपका जो है वो सस्ता हो जाता है, तो आप जो इंपोर्ट कर रहा है उसको फायदा हो रहा है, एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इंडियन इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर सस्ता इंपोर्ट आ रहा है तो आप उससे कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो वो आपको नुकसान होता है। तो रुपी को एक स्टेटेड पॉलिसी आरबीआई की रहे कि हम
एक्सेसिव वोलेटिलिटी एक शॉर्ट पीरियड में रोकेंगे। और अभी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ 1 महीने में, चाहे हम इन गवर्नर साहब के आने के साथ में उसको कोइंसाइड कर लें, या वैसे ही आरबीआई की थिंकिंग, तो रुपये में काफ़ी डेप्रिसिएशन तब से हुआ है पिछले 1 महीने में। और ऐसा लगता है कि वो इसको फ्लोट होने देंगे रुपये को, और उसका अपना लेवल आज भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि रुपये एक कोई भी टाइड अप करेंसी नहीं है, और फ्लोटिंग करेंसी, और हुआ भी है उनके समय में 1 महीने में। अब अगर 1 महीने में वो 85 से 90 पे पहुंच जाता, तो दैट वुड हैव बीन एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। मुझे नहीं हालांकि पता कि दिक्कत ये होती है कि रुपए में कमजोरी आती है तो ये पॉलिटिकल इशू ही बन जाता है, जो यूजुअली होना नहीं चाहिए, हाँ, तो वो लेकिन ये पॉलिटिकल इशू ही बन जाता। उसके लिए जरूरी साक्षी, है। आपका क्या व्यू है इस पे? तो लक्ष्मण जी, मेरे ना दो व्यूज हैं। एक जो पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में जो मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा था, वहां पे मैं सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि इंडिया की जो ग्रोथ है, आउटलुक या रिफॉर्म्स जो ड्राइवर्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों में ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी में कितने सारे शॉक्स आए हैं। राइट, तो जब हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कितना काम कर रहे हैं या कितना काम नहीं कर रहे, या कितना सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं, और हम 60% से ऊपर ग्रो कर पाएंगे कि नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट हमें ये देखना चाहिए कि ग्लोबली क्या हो रहा था। हम पेंडेमिक शॉक आया, यूक्रेन रशिया वॉर शॉक आया, तो इस सब को रखते, आई मीन इस सब को अकाउंट करने की जरूरत है जब हम इंडिया की ग्रोथ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। ऑफ कोर्स अनडिनाइबली मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे एरियाज में, बी इट एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और जितना गवर्नमेंट इसमें कर रही है शायद और करने की जरूरत है। जो दूसरा पॉइंट है रुपी के ऊपर, यहाँ पे अगेन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देना चाहती हूँ कि ओवर एक्सेसिव इंटरवेंशन क्लियरली अच्छी चीज नहीं है। वो उससे काफी कंप्लेसेंसी भी आ जाती है एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स में, राइट। लेकिन हमें ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि कुछ अमाउंट ऑफ इंटरवेंशन और स्टेबिलिटी करेंसी में लाना हमारी इकोनॉमी ग्रोथ, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉलेटिलिटी या बहुत ज्यादा एक महीने बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन, दूसरे महीने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, अगर हम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने लगेंगे रुपये में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस या एफडीआई फ्लोज पे भी आता है। और इंडिया सिर्फ अकेले नहीं है कंट्री जिसने मार्केट में इंटरवीन किया है, और भी कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं जहां पे पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा सेंट्रल बैंक्स ने इंटरवीन करके कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी।